फाइनल के लिए करार दिया गया नाअहल। ज़्यादा वजन की वजह से खवातीन की रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी से हुई बाहर। वजीर खेल मनसुख मंडावी ने कहा है कि विनेश फोगाट को फराहम की गई हर मुमकिन मदद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में फाइनेंस बिल पर बहस का देंगी जवाब। राज्यसभा में तखसीस बिल पास करने पर बहस जारी। वक्फ बोर्ड में इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट में आएगा बिल। शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में समाअत। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को किया है चैलेंज। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में। खालिदा जिया समेत अपोजिशन के कई रहनुमा रिहा। भारत अपने सिफारतकारों के जरिए भारतीय शहरियों से मुसलसल राब्ते में। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंची। न्यूजीलैंड के गवर्नर और वजीर आजम से करेंगी मुलाकात। वेलिंगटन में बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से भी करेंगी खिताब। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर वतन वापस पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर शायकीन ने किया शानदार इस्तकबाल। मनु ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी रकम जीते 2 तमगे। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले निहायत दिलसोज लेकिन बेहद अहम खबर। हिंदुस्तानी टीम को पेरिस ओलंपिक्स में एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को मजीद मुकाबले के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। विनेश ने कुश्ती में खवातीन के 50 किलोग्राम वजन के जुमरे में फाइनल में जगह हासिल की थी। ताहम विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ज्यादा गया। सरकारी बयान के मुताबिक टीम की रात भर की कोशिशों के बावजूद विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ज्यादा था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने विनेश फोगाट को नाअहल करार दिए जाने पर कहा है, ये अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि खातून पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम रेसलिंग के जुमरे में नाअहल करार दिया गया है। रात भर की तमाम कोशिशों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ज़्यादा पाया गया। इस वक्त टीम की जानिब से मजीद कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। भारतीय टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि विनेश की प्राइवेसी का एहतराम करें। इससे मौजूदा मुकाबलों पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद मिलेगी। और वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी पहलवान विनेश को नाअहल करार दिए जाने पर एक्स पर लिखा, विनेश आप चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस हैं। आप हिंदुस्तान का फ़ख्र और हर हिंदुस्तानी के लिए एक तहरीक हैं। आज का दिलसोज वाक़या दुख देता है। काश मेरे अल्फाज इस मायूसी की तर्जुमा नहीं कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि आप सरापे अज़्म की अलामत हैं। चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपकी फितरत रही है। नहायत मजबूत और बुलंद हौसले के साथ वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। और खेल के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में विनेश फोगाट के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट का वजन अपनी कैटेगरी में 100 किलोग्राम ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें नाअहल करार दिया गया। खेल के वजीर ने कहा कि भारतीय ओलंपिक कमेटी ने इस मसले पर बैनुल अक़वामी कुश्ती एसोसिएशन के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। वहीं इस मामले पर वजीर आज़म ने IOC की सदर PT उषा से बात की है। उन्हें मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। वहीं ओलंपिक में विनेश फोगाट के नाअहल करार दिए जाने पर महावीर फोगाट ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है। जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो
हो गया तो सारे देश को दुख है चीज़। फेडरेशन जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है सब। देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, भाई छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है एक दो लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएंगे। इस दिलसोज खबर के बाद अब बारी है ओलंपिक तमग़े का जश्न मनाने की। और पेरिस ओलंपिक में 2 तमग़े जीतने वाली शूटर मनु भाकर आज वतन वापस आ गई हैं। भारत वापसी पर मनु भाकर का दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मनु जैसे एयरपोर्ट से बाहर आईं, मद्दाहों ने हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान कोच जसपाल राणा भी उनके साथ मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि भारतीय खातून शूटर मनु भाकर आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक्स में 2 तमग़े जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। इससे पहले साल 1900 में नॉर्मन रिचर्ड ने भारत की नुमाइंदगी करते हुए 2 तमग़े जीते, लेकिन वह असल में बरतानवी नस्ल के थे। मनु से पहले किसी और भारतीय खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक्स में 2 तमग़े नहीं जीते थे। मनु ओलंपिक्स तमग़े जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। मनु से पहले PV सिंधु और सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक तमग़े जीते हैं। और ओलंपिक तमग़ा जीतने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर घर पहुंचने पर जज्बाती नजर आई। उन्होंने कहा कि मुझे जिस तरह का इस्तकबाल मिला है उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं मुस्तकबिल में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहूंगी। बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो 2 मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स में 2 तमग़े जीतने के बाद भारत वापस लौट आई हैं। मनु ने कहा है कि वतन वापस आने पर गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन इतने शानदार इस्तकबाल की उन्हें तवक्को नहीं थी। ये देखकर वो हैरान है। मनु के अहले खाना उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। खेलों के शौकीन की बड़ी भारी भीड़ भी वहां जमा थी। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने मनु भाकर से खास बातचीत की। मनु भाकर की घर वापसी हो चुकी है। दिल्ली में उनका जो स्वागत हुआ सच में काबिले तारीफ है। जोश खरोश कितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से होगा? जी थोड़ा लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे मुझे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फंक्शन और इतना बड़ा वेलकम होगा मेरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इतने सारे लोग, बावजूद कि बारिश हो रही थी वहाँ इतने सारे लोग आए और मेरे परिवार से भी, मेरे गांव से भी और बहुत सारे मेरे एरिया से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली यहाँ पे आप लोगों के साथ है। आपके पिताजी पीछे खड़े हैं, माताजी भी पीछे खड़े हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा पिताजी से कि आप लोगों का क्या फीलिंग था जब इतने लोग आप लोगों के बेटी के लिए तारीफ कर रहे थे, आप लोगों की बेटी का जय जयकार कर रहे थे? बताइए। जी बहुत खुश हूँ मैं। इतना प्यार जो मुझे देखने को मिल रहा है इतने दिनों से, वो मतलब काबिले तारीफ है। वो शब्द बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं, हृदय के अंदर समाहित हैं। और आज जो नज़ारा देखा एयरपोर्ट पे वो तो काबिले तारीफ है। मनु का ग्रैंड वेलकम जिस तरह से किया, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, ननिहाल से जुड़े हुए लोग आए हैं, दादरी से लोग आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और पत्रकार बंधुओं को देख के तो वैसे ही बहुत खुशी। आपको कंधे पे उठा लिया था मनु। मैं जसपाल सर से भी जानना चाहूंगा कि आप दोनों को जो वेलकम है। जसपाल सर, एक तरह से मनु और आपके लिए 360 डिग्री चेंज, क्योंकि फ्रॉम टोक्यो टू पेरिस, इज़न्ट इट? जी यहाँ आते ही मामा जी आए हुए हैं मेरे, उन्होंने भी कंधे पे उठाया। और जैसे यहाँ सब लोग आए हुए हैं, ताऊ ताई, मामा मामी, सब लोग। तो आई थिंक बहुत ही ओवरवेल्म सा फील कर रही हूँ। देखिए जो आपने एयरपोर्ट में देखा, मुझे उम्मीद तो थी, बिकॉज़ जो काम मनु ने करके दिखाया है ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे पक्का यकीन था कि मतलब हिंदुस्तान की जनता ऐसी है, जब उठाती है तो ऐसा उठाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। तीसरा मेडल हो ही जाता, चूक है बस। लेकिन अब लग रहा है कि अगला जो ओलंपिक है वहाँ पे ये हैट्रिक की हो सकती है उम्मीद।
उम्मीद तो यही रहती है हमेशा, कोशिश तो यही रहेगी कि जब भी मैं देश के लिए जाऊं तो मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूं। और कोई खेद नहीं है, पर हो सकता था थोड़ा अच्छा हो, पर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर बस मेहनत पे डिपेंड करता है और मैं आगे और मेहनत करती रहूँ। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे बात की, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, तो एक तरह से जब लीडर आप लोगों को बकअप करता तो एक अलग ही फीलिंग आती है ना? जी, हौसला अफजाई मैं सोचती हूँ कि बहुत मिलती है खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि काफ़ी सारे लोगों को जिनसे भी वार्तालाप करते हैं। मैच से पहले भी हम मिलकर गए थे और मैच के बाद भी उनका जैसे फ़ोन आया था, तो मुझे काफ़ी खुशी है कि वो अपने इतने व्यस्त शेड्यूल, जो उनका इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें से समय निकाल कर हमसे बात करते हैं और हमें हमारा हौसला अफजाई करते हैं। ये है मामा जी, उन्होंने कंधे पे उठा लिया था, पूरे देश को आपने उठा लिया कंधे पे। मेरी बेटी ने उठवाया जी, सबको उठा लिया। तो ये थी मनु भाकर, जो सबको आप देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे, और हो भी क्यों ना पूरा देश उन पे गर्व कर रहा है। क्या पर्सन निजिकेत के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज लोकसभा में फाइनेंस बिल 2024 पर बहस हुई, जिसका जवाब वजीर ख़जाना ने दिया। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बहस के लिए लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा में इख्तिसासी बिल मंजूर कर लिया गया है। आइए सुनते हैं वजीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल पर बहस का जवाब देते हुए क्या कहा। There is a finance bill discussion in Lok Sabha in which the MOS is seated. Finance Ministry has only one MOS, and I'm coming here to take up this one. If there is one more MOS, he certainly would have been here, but I'm sorry, I have only one MOS. He's there because today the finance bill reply is also expected to be at 4 o'clock in the Lok Sabha. Other ministers are here. And there are cabinet ministers also present here, sir. We are not ignoring the opposition's request, but only one MOS. ऐवान में आइन से मुतालिक राहुल गांधी के सवाल पर मरकजी वजीर JP नड्डा ने राहुल गांधी पर गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वजीर ने आइन के मामले पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में बार बार आइन की तौहीन की गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आइन की हिफाजत के लिए पाबंदी अहद है। 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है, और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और DIR में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं एक मुतनाज़ा बयान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात जीतने नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह का इंतशार फैलाकर अपनी मायूसी को जाहिर कर रही है। जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि कांग्रेस दोहरा मेयार अपनाती है और सियासत को कौमी पॉलिसी से बालातर रखती है। कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो,
ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। अगली खबर केरल के वायनाड से, जहां पर लैंडस्लाइडिंग के बाद राहत और बचाव के कामों का आज 8वां दिन है। अफसरान आज सुबह वायनाड के सनराइजर वैली इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन और लाशों की तलाश में जुटे रहे। चूँकि ये इलाका नाकाबिल रसाई है, इसलिए वहाँ काम करने वाली 12 रुकनी टीम में 2 तरबियत याफ्ता फॉरेस्ट ऑफिसर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 4 अरकान और 6 फौजी एहलकार शामिल हैं। इलाके से मिलने वाली लाशों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। बता दें कि फ़ौज के 1300 एहलकारों और 1000 से ज़ायद रज़ाकारों पर मुश्तमिल 40 टीमें आज 8वें रोज़ भी इलाके में तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। ताज़ा तरीन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 224 अफराद हलाक हो चुके हैं। 189 लाशों की शिनाख्त भी बाकी है। मंगल को लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर इलाके से 6 लाशें निकाली गई। बरामद होने वाली नामालूम लाशों और मस्क शुदा लाशों को कल रात पतुमाला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, आज हैंडलूम का कौमी दिन है। कौमी हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2015 में बुनकरों के लिए कौमी हैंडलूम डे मनाने का आगाज़ किया गया था। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जिसका मकसद हैंडलूम के शोबे में बहुत छोटी छोटी और दरमियानी सनतों को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैंडलूम के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर अपने पैगाम में कहा, कौमी हैंडलूम डे पर मुबारकबाद। हमें अपने मुल्क भर में हैंडलूम के शानदार विरसे और इस जिंदा रिवायत पर बहुत फ़ख्र है। हम अपने कारीगरों की कोशिशों की सताइश करते हैं और वोकल फॉर लोकल के अपने अज़्म का इआदा करते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर नेशनल हैंडलूम डे पर एक वीडियो भी शेयर किया। हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा। सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं वे न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और कमाई पर बल दे रहे हैं। हम बुनकरों और हस्तशिल्पियों के बच्चों की आकांक्षा को उड़ान देना चाहते हैं। 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई। मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो योजनाएं हमने चलाई हैं वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आज देश भर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघे के काम से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, पसमानदा और आदिवासी समाज से आते हैं। सरकार के प्रयासों ने न सिर्फ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार दिया है बल्कि इनकी आय भी बढ़ी है। आप सभी को नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 10वें कौमी हैंडलूम डे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने हैंडलूम बनाने वालों को संत कबीर अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड भी पेश किया। इस प्रोग्राम में मरकजी टेक्सटाइल वजीर गिरिराज सिंह और उमूर खारजा और टेक्सटाइल वजीर मुमलिकत पेट्रो मार्ग्रेटा भी मौजूद थीं। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट, मुमताज़ शख्सियात, डिज़ाइनर्स, सनतकार और बरामदकार, आला सरकारी अफसरान और मुल्क भर से 1000 से ज़ायद बुनकरों ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया ने हैंडलूम इंडस्ट्री को स्वदेशी तहरीक की तरफ आगे ले जाने पर भी जोर दिया।
आइए संकल्प लें, आदत डालें। हाथ करगा की साड़ी, कुर्ते, शॉल, और चूंकि ग्रामीण अंचल से आता हूं, घाघरा, चोली, लुंगी, ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए। इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि माशी कौम परस्ती की वजह से मुल्क में रोजगार पैदा होता है और ये मुल्क के लिए अहम है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म is fundamental to our spinal economic growth. Economic nationalism will have three impacts. One, we will save foreign exchange. Second, जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे लोगों से हम काम छीनते हैं, हम उनकी आजीविका पर प्रहार करते हैं। So employment will be generated. और जब ऐसा नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इस मौके पर कहा कि हथकरघे की सनत में 0 कार्बन फुटप्रिंट है और ये पायदार तरक्की के लिए जरूरी है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल चीजों पे जा रहा है। आज यूरोप में जो गारमेंट जा रहे हैं उसे QR कोड लगा के देखते हैं, महोदय ये हैंडलूम 0 कार्बन फुटप्रिंट है। ये पीठलूम से लेकर के जो भी हमारे इसमें कहीं एनर्जी का एक नया पैसा नहीं लगता। ये पूरे दुनिया में हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में 0 वाटर फुटप्रिंट, ये आज की दुनिया में जब से ग्लोबल जो हमारे दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या आई है उस समय से ऐसे चीजों पर हम जोर देते रहे हैं। और आलमी खबरों में बांग्लादेश सियासी अदम इस्तेकाम और शदीद तनाव के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस सिलसिले में फैसला ढाका में राष्ट्रपति भवन बंग भवन में सदर शहाबुद्दीन की तीनों सर्विसेज के सरबराहों और तलबा तहरीक के 13 रुकनी वफ्द के साथ मुलाकात में किया गया। सदर ने पार्लियामेंट भी तहलील कर दिया है। मुजाहिरों की क़यादत करने वाली तलबा तहरीक ने पहले कहा था कि 84 साला यूनुस ने अबूरी हुकूमत की क़यादत करने पर इत्तफाक किया है। मोहम्मद यूनुस ने 2006 में ग्रामीण बैंक के जरिए गुर्बत के खिलाफ मुहिम चलाने पर अमन का नोबेल इनाम जीता था। बांग्लादेश में पीर को फौज ने चार्ज संभाला। इस दौरान मुल्क के कई हिस्सों से रातों रात तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जुलाई के वस्त से जारी बदअमनी के बायस बांग्लादेश में हलाकतों की तादाद 440 हो गई है। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को घर में नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। दरअसल भारत अपने सिफारतकारों के ज़रिए भारतीय शहरियों से मुसलसल राब्ते में है। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेकाम के दरमियान भारतीय हाई कमीशन ढाका में काम कर रहा है और भारतीय सिफारतकार और अहलकार ढाका में ही रह रहे हैं। कुछ मुलाजमीन और उनके अहल खाना सुबह वापस वहाँ से आए हैं। HCI ढाका की तमाम हेल्पलाइन काम कर रही है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप बांग्लादेश में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ये है 88019583833679, 88019583833680, 88019374000591। खाजा ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत भारतीय शहरियों से कहा गया है कि वो लीबिया का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। हुकूमत ने यह फैसला लीबिया की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद किया है। लीबिया में रहने वाले भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियात बरतें, सड़क के ज़रिए दूसरे सूबों का सफ़र करने से गुरेज करें और तराबलिस में भारतीय सफारतखाने से हंगामी फ़ोन नंबर 218943992046 पर राब्ते में रहें। इससे कबल 23 मई 2016 को वजारत ने भारतीय शहरियों के लीबिया के सफ़र पर पाबंदी लगा दी थी। रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का आज आखिरी और फैसला कुन मुकाबला जारी है।
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बनाए हैं। भारत ये मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।